So, hi, budding residents. I'm your educator and pediatrician, Dr. Mansi Jasrotia. Or I have just recently started this YouTube channel because you guys have shown so much love on my Instagram channel, and I thought of coming here and the notes that I have sent you, I have worked so much upon. I thought कि मुझे यहाँ उन notes को डिटेल में आप सबको समझाना चाहिए, and every one of you actually wanted this detailed video of each and every note that I had been sending your way. क्योंकि 3 मिनट वीडियो सेशन इंस्टाग्राम ओनली अलाउज यू दैट 3 मिनट्स ऑफ रील एंड उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ समझना इज़ लिटिल डिफिकल्ट. सो I thought of starting this and where we can come together and learn pediatrics, make it easy and make it fun for you. क्योंकि मैंने अपनी रेजिडेंसी में चीज़ फेस की थी कि कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं उतरता. एवरीबॉडी एक्सपेक्ट्स यू कि आपको एक दिन में सब कुछ आ जाए, सब कुछ आपको पता हो, डे वन ऑफ योर रेजिडेंसी आप पेशेंट ऐसे मैनेज करो, बट दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. सो पेशेंट्स ट्रीट करना एक आर्ट है जो आपको विद टाइम आता है. इन 3 ईयर ऑफ रेजिडेंसी आता है. थर्ड ईयर पहले वही फर्स्ट ईयर होता है जिसको कोई लाइक नहीं करता है, एंड थर्ड ईयर अल्टीमेटली सबका फेवरेट बन जाता है. एंड इट ओनली कम्स विद नॉलेज, इट ओनली कम्स विद द काइंड ऑफ स्ट्रगल दैट यू डू इन द रेजिडेंसी. रेजिडेंसी का नाम ही इसलिए रेजिडेंट्स पड़ा हुआ है क्योंकि आप उसी हॉस्पिटल के रेजिडेंट बन जाते हो, वहीं रहते हो, वहीं काम करते हो, वहीं सब कुछ करते हो एंड वहीं सीखते हो, and ultimately you come out to be budding and blooming pediatricians. So I have just created this channel to make things easy for you, ताकि आप लोगों को वो दिक्कत ना आए जो मुझे मेरी रेजिडेंसी में प्रॉब्लम आई थी. आई यूज टू सर्च बुक्स एंड हमारे टाइम पे तो चैट जीपीटी एंड एआई भी नहीं था, वो तो रिसेंटली आया है. व्हेन ऑब्वियसली चैट जीपीटी में भी बहुत सारी ग्लिचेस हैं, कई चीज़ें वो उटपटांग बता देता है, एंड रिसोर्सेज ऑलवेज स्टे रिसोर्सेज ओनली. तो जो ऑथेंटिक जगह है जहाँ से आपको चीज़ें पढ़नी है, जहाँ से देखना है, दे आर गोइंग टू बी यूनिवर्सल एंड आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो. सो कम टुडे आई हैव प्लान्ड ऑफ डूइंग दिस क्लास ऑन GIR, क्योंकि GIR सबसे ज़्यादा फियर टॉपिक है, नॉट ओनली निकूज का बट इनफैक्ट एडल्ट एज ग्रुप में भी. जब आप इमरजेंसीज दे रहे होते हो तो रिसेंटली SRशिप में आपको बताऊंगी मैं एक एग्जांपल. एक पेशेंट था हाइपोग्लिसीमिया वाला, एडल्ट एज ग्रुप का पेशेंट था, एंड मेरे पीजी ने GR कैलकुलेट करके रखा था. उसको परसिस्टेंटली हाइपोग्लिसीमिया आ रहा था एंड ऑब्वियसली वो फर्स्ट ईयर पीजी था. आई हैड टू क्रॉस चेक एंड मैं GR कैलकुलेट करना भूल गई. तो निकू में भी मेरे साथ ऐसा ही होता था. जब हम पीजी के दौरान अपनी सिस्टमिक की पोस्टिंग ख़त्म करके न्यूरोटोलॉजी में जाते थे, हर बार GR कैलकुलेट करना भूल जाते थे, एंड ये आपके साथ भी होने वाला है. सो दिस लेक्चर इज स्पेसिफिकली बिकॉज So this lecture is specifically for you to make GIR easy, एंड ना सिर्फ ईजी बट ये कांस्टेंट सोर्स रहने वाला है आप लोगों के लिए कि जब भी आप न्यूरोटोलॉजी में एंटर करो और आप GIR कैलकुलेट करना भूल गए हो कि कैसे करना है, क्या फॉर्मूलाज थे, कैसे किया था हमने तब लास्ट टाइम पे, सीनियर ने क्या बताया था, तो ऐसा ना हो कि आपको हर चीज़ बिल्कुल स्क्रैच से अंडरस्टैंड करनी पड़े. दैट इज़ वाई आई हैव कम हियर, ताकि हम इसको वंस फॉर ऑल समझ लें. एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इसको आप सेव कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको GIR कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी आएगी तो आपको ये बहुत ईजी लगने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सिंपल से 2-3 फॉर्मूले से पूरे GIR को बड़ा ईजी बना दिया है. तो आपको इन फॉर्मूलेज में अपनी सारी चीज़ें पुट करनी है एंड यू विल गेट द कंसंट्रेशन ऑफ वट एवर यू लुकिंग फॉर इन GIR. सो लेट्स स्टार्ट. ऑलरेडी मैंने इसका एक बड़ा ब्रीफ सा लेक्चर अपने इंस्टाग्राम रील पे दिया था, जहाँ पे मैंने आपको 3 मिनट्स के अंदर बताया था कि GIR कैसे बनाना है, कैसे कैलकुलेट करना है. बट डेफिनेटली मैनी ऑफ यू फाउंड द कैलकुलेशंस टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि GIR इतना ईजी टॉपिक नहीं है कि आप 3 मिनट के अंदर समझ लो. आपको थोड़ा डिटेल्ड आइडिया होना चाहिए हर चीज़ के बारे में, कंसनट्रेशन ऑफ द फ्लूइड्स के बारे में, कहाँ आप कैसा टाइप का फ्लूइड बना सकते हो. दैट इज़ वाई दिस डिटेल्ड वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल, ताकि आपको इसमें एटलीस्ट दिक्कत कभी नहीं आने वाली. सो सेव एंड सब्सक्राइब. सो विल स्टार्ट कि सबसे व्हाट इज़ GIR. GIR का मतलब होता है ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट. देखो हर चीज़ जो आप पीडियाट्रिक्स में कर रहे हो ना, उसका एक मतलब है. अगर बच्चा है उसको कैलोरी, प्रोटीन्स, शुगर्स, कार्ब्स, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ आपको देनी है. जैसे जैसे बच्चा ग्रोइंग एज में आता है हम वो चीज़ें फूड से रिप्लेस करते हैं, बट जब पेशेंट हमारे पास NICU में है तो आपको आर्टिफिशियली देना पड़ता है. दैट इज़ वाई आप
आप उसको ग्लूकोज़ की जगह मतलब कार्ब्स की जगह ग्लूकोज़ इन्फ्यूज़न रेट देते हो, प्रोटीन्स की जगह कुछ और सोर्स रहते हैं, हम एल्बुमिन के फॉर्म में भी प्रोटीन देते हैं एंड हम टाइप ऑफ फ्लूइड भी इस टाइप का मैनेज करते हैं कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पेशेंट को चले जाएँ, इलेक्ट्रोलाइट फ्री फ्लूइड कभी नहीं देते। तो हमारा पर्पस ये रहता है कि हम आर्टिफ़िशियली उस चीज़ को क्रिएट करें जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जब हमने बच्चे को ग्लूकोज़ देना है तो हम वो जीआईआर की फॉर्म में देंगे। ये हमें बताता क्या है, जो ग्लूकोज़ इन्फ्यूज़न रेट है ये हमें ये बताता है कि हम बेबी को कितना ग्लूकोज़ दे रहे हैं पर बॉडी वेट एवरी मिनट। दैट इज़ व्हाई इसका यूनिट जो रहता है वो एमजी यानी कितना एमजी ऑफ शुगर इन कितना वेट। सपोज़ 3 किलो का बच्चा है, तो 3 किलो के बच्चे को कितना शुगर जा रहा है पर मिनट, बेसिकली जीआर ये बताता है। तो आपका फ्लूइड जैसा भी रहेगा, ये फ्लूइड के उस हिसाब से आपको बता देगा कि इतना-इतना इसको जीआर चल रहा है। सो नेक्स्ट इज़ आप ऐसे सोच के देखो, जस्ट अ सेकेंड। तो आप ऐसे सोच के देखो कि आईवी रेट फ्लूइड का क्या है एंड जीआर जो आपने कैलकुलेट किया है वो क्या है। सो आईवी फ्लूइड रेट ये बताता है कि कितना फ्लूइड जा रहा है बच्चे में एंड जीआर ये बताता है कि कितना ग्लूकोज जा रहा है। सिंपल है, हमें पता ही है, हम डेली फ्लूइड्स बनाते हैं। अब वाई डू वी नीड जीआर? क्योंकि ml पर आवर अलोन डज नॉट टेल कि ग्लूकोज कितना डिलीवर हो रहा है। अगर आप बोलोगे कि मैम मैंने इतने रेट से फ्लूइड रखा हुआ है, इतने घंटे में 80 ml पर आवर से, फॉर एग्जाम्पल एडल्ट पेशेंट में आपने फ्लूइड रखा है, बट वो फ्लूइड ग्लूकोज कितना दे रहा है वो तो अलग से रिक्वायर्ड चीज़ है ना, जो आपको बताना ज़रूरी है। तो टू बेबीज में रिसीव द सेम फ्लूइड रेट बट द ग्लूकोज डिलीवरी कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन किस किस चीज़ पे डिपेंड कर सकता है। आपने फ्लूइड कौन से टाइप का चूज़ किया है, बच्चे का वेट कितना है, और जो आपका रेट ऑफ फ्लूइड है वो कैसा है। सपोज मैंने एक पेशेंट को D10 लगाया है और मैंने एक पेशेंट को प्लेन DNS लगाया है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि DNS में ज़्यादा शुगर है कि D10 में? ऑब्वियसली D10 में। DNS में तो D5 है, इसमें अमाउंट ऑफ शुगर कम है। तो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि कैसे जीआर कैलकुलेट करते हैं। सो इन न्यूनेट्स वी डोंट आस्क कि एट व्हाट ml पर आवर द फ्लूइड इज रनिंग। हम यहाँ पूछते हैं कि जीआईआर क्या है जिससे बेबी को जीआईआर चल रहा है। जब भी कंसल्टेंट आता है उनका क्वेश्चन नहीं रहता है कि कितना फ्लूइड रेट दे रहे हो, कभी कभी पूछ भी लेते हैं, लेकिन प्री टर्म्स में वो स्पेसिफिकली जीआईआर जानना चाहते हैं। तो व्हेन इज जीआर स्पेशली इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन द न्यूनेट्स? अगर पेशेंट में न्यूनेटल हाइपोग्लिसीमिया होगा, अगर प्री टर्म या वेरी लो बर्थ वेट बेबीज हैं, उनके उनके ग्लूकोज के स्टोर्स इतने अच्छे नहीं रहते, वो बहुत जल्दी हाइपोग्लिसीमिया थ्रो करते हैं। सिक न्यूनेट में बहुत ज़्यादा चांस होता है कि बच्चा हाइपोग्लिसीमिया में लैंड अप करे। किसी का परसिस्टेंट या रिकरेंट लो ग्लूकोज आ रहा है, जिसमें हमने देखा भी है, हम क्रिटिकल सैंपल्स भेजते हैं, इंसुलिन चेक करते हैं कि वो डिटेक्टेबल रेंजेस में तो नहीं है। एंड व्हेन एस्केलेटिंग आईवी डेक्सट्रोज, तो जब हम बेसिकली डेक्सट्रोज की जो कंसंट्रेशन हमें पता है, जब बेबी डे 1 पे होता है तो हम D10 या D5 टाइप ऑफ फ्लूइड देते हैं एंड फर्दर हम उसको चेंज करते हैं इनटू आइसोपी एंड जैसे वो न्यूनेटल एज ग्रुप से बाहर आता है हम उसको DNS डालते हैं। तो हम जैसे जैसे फ्लूइड को एस्केलेट करते जा रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको रिबाउंड हाइपोग्लिसीमिया हो जाए। तो बॉटम पर ये है जो हमने पढ़ा कि फ्लूइड में हम नहीं देखते, ml पर आवर में नहीं देखते फ्लूइड की कैलकुलेशन, हम देखते हैं ग्लूकोज में एंड दैट इज mg पर kg पर मिनट। इतना आपको समझ आ गया? अब हम आते हैं पार्ट 2 में, हाउ टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड डेक्सट्रोज परसेंट फॉर अ डिजायर्ड GIR। ठीक है, सो इफ यू वांट अ स्पेसिफिक GIR फाइंड द रिक्वायर्ड डेक्सट्रोज। इतना ज़्यादा आपको ये कम्बसम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि अगर मुझे ये पता चल चल जाए कि हमारा जो टाइप ऑफ फ्लूइड है उसमें डेक्सट्रोज की परसेंटेज कितनी है, तो ग्लूकोज कैलकुलेट करना बड़ा ईजी रहता है, क्योंकि डेक्सट्रोज इनडायरेक्टली ग्लूकोज को ही बता रहा है कि ग्लूकोज कितना है। तो हमें ये फॉर्मूला, बच्चे देखो, दो चीज़ें हमें याद रखनी है पूरे GIR में। अगर आपने ये दो चीज़ें याद रख ली, या तो याद रख लो या अपना एक ना व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना लो खुद का ही, उसमें खुद को रखो, अपनी मम्मा को रख दो, आप मे भी अपने किसी बहुत अच्छे फ्रेंड को रख दो, अपने को पीजी को रख दो, और उसमें ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट्स डाला करो जो आपको क्विक कैलकुलेशंस में हेल्प करें। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मिल ही नहीं रहा है कि वो कहाँ चली गई PDF, वो मैं बुक खोल के देख लूँ वो फॉर्मूला कहाँ गया। तो आपको क्विक एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि फ़ोन्स एंड व्हाट्सएप ऐसी चीज़ है जो हम लोग सब डेली बेसिस पे हर समय चला रहे होते हैं। रेजिडेंसी उसके बिना डिफ़िकल्ट है। तो मैं अपनी रेजिडेंसी में यही करती थी कि अपना एक फ़ोन रखा है एंड फ़ोन के ऊपर मैं अपने आप को सेंड करती रहती थी इंपॉर्टेंट नोट्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, और जैसे ही मुझे वो चाहिए मैं वहाँ पे व्हाट्सएप में एक ऑप्शन होता है सर्च का, सर्च में जाकर के आपने GR लिखा, GR से रिलेटेड जितना स्टफ़ आपने डाला है सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला वो आ जाएगा। तो आप ये दो स्क्रीनशॉट्स GR के ना अपने उस ग्रुप में रख लो। और इसमें क्या-क्या बता रहा है, देखो एक फ़ॉर्मूला है जो बताता है कि आपका, अगर आपको डेक्सट्रोज़ का कंसंट्रेशन पता है टाइप ऑफ फ्लूइड में, तो आप GR कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरी तरफ उसी फ़ॉर्मूले को जब हमने रीअरेंज कर दिया है, तो ये बताता है कि कितना रिक्वायर्ड डेक्सट्रोज़ परसेंट हमें बनाना है, मतलब
किस टाइप का फ्लूइड हम बनाएं कि इतने से GIR जाए, ठीक है ना, सिंपल है। एक तरफ बता रहा है कि GIR कितने से जा रहा है जब हमें डेक्सट्रोज की कंसंट्रेशन पता है, और एक तरफ बता रहा है कि हमें कितना डेक्सट्रोज परसेंट टाइप ऑफ फ्लूइड बनाना है जिसमें GIR इतने से जाए, तो कन्फ्यूजन कोई नहीं है। अब कंसल्टेंट आएगा तुमसे दो ही क्वेश्चंस पूछ सकता है वो, कि बेटा इसको GIR कितने से चल रहा है, उस समय आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब कंसल्टेंट आएगा, वो बोलेगा बेटा इसको GIR स्टार्ट कर दो 6 से। अब आपको GIR 6 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसमें आपको ये फॉर्मूला पुट करना है जिसमें आपको डेक्सट्रोज की कंसंट्रेशन आएगी, फिर आप ये फ्लूइड ना नर्स से बनवाओगे। ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी है। तो ट्राई किया करो कि आप अपना फ्लूइड रेट बना लो और उसके बाद GR लिख दो साइड पे कि इतने GR से चल रहा है। बट अगर इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप ये भी कर सकते हो। अब हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत ईजी है। पहले हम देखेंगे कि GR कैसे कैलकुलेट करना रहता है। बच्चे का वेट 2 3 4 किलो इतना ही होता है निकूज में। डिजायर्ड GR 6 mg/kg/minute इतने से ही स्टार्ट करते हैं हम GR, हमें पता है, और हम 12 तक जाते हैं, और फिर हम उसको जब डिक्रीज करते हैं तो 4 तक आ जाते हैं वापस। तो 6 to 12 की रेंज रहती है GR की जब हम निकूज में यूज करते हैं। और फ्लूइड का रेट आप फिक्स रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 5 डिसाइड किया, आप 6 रख दो, 7 रख दो, कुछ भी रख दो। आपने इस फॉर्मूले में जब सब कुछ डाला तो आपको क्या मिलेगा, 6 था ये GIR, ठीक है। दूसरा 6 क्या था, ये वाला 6 जो ऊपर उठ के गया है। ये 2 क्या है, ये वेट ऑफ द बेबी है। एंड ये 5 क्या है, ये रेट ऑफ द फ्लूइड है। ये हमने रीअरेंज किए थे ना यहाँ पे, तो इस फॉर्मूले में आपने सब कुछ डाला है। जब आपने सब कुछ डाला तब आपको अप्रॉक्सीमेटली 14.4% का डेक्सट्रोज कंसंट्रेशन मिल गया। ये आपको डेक्सट्रोज कंसंट्रेशन बनाना है, 5 के ml/h के रेट से रन करना है। तो आपके पेशेंट जो आपका बच्चा है उसमें 6 mg/kg/minute से GIR जाएगा, ठीक है। सो अब इन प्रैक्टिस वी विल प्रिपेयर द नियरेस्ट अवेलेबल कंसंट्रेशन जिससे हम 14.4% बना सकें, ठीक है। तो अब कैसे बना सकते हो, हाउ टू यूज दिस स्टेप वाइज। डिसाइड द डिजायर्ड GR फॉर द बेबी, नो द वेट ऑफ द बेबी, नो द फ्लूइड रेट एंड यूज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट D% जैसे हमने बनाया। अब देखो कि ये D% जो बना है क्या ये अवेलेबल है। हमारे पास कौन कौन से D% अवेलेबल होते हैं, D5, D10, D25। अगर इनके बीच में कोई भी डी डेक्सट्रोज कंसंट्रेशन वाला फ्लूइड आएगा वो आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर नहीं आपके पास अवेलेबल है तो आपको पार्ट 3 में जाना है और वहाँ पे जाकर के आपने इस टाइप के डेक्सट्रोज बनाने, हम आगे सीखेंगे। अभी आप क्या अंडरस्टैंड करोगे 2B पार्ट में, इफ़ वी नो द डेक्सट्रोज परसेंट एंड रेट व्हाट GR वी आर गिविंग, हमें वो देखना है, ठीक है। ये इस वाले फॉर्मूले की बात हो रही है, दिस वन, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी है। हम ये कब यूज़ करते हैं, जब बेबी को कोई स्पेसिफिक डेक्सट्रोज कंसंट्रेशन से फ्लूइड चल रहा है, स्पेसिफिक रेट पे चल रहा है, हमें बेबी का वेट भी पता है, तो अब आपको बस देखना है कि GR कितने से जा रहा है, ठीक है। यूजुअली ये तब होता है जब पेशेंट अचानक से हाइपोग्लिसीमिया थ्रो कर दे। नॉर्मली जैसे ही प्रीटर्म बच्चा आया डे 1 ऑफ लाइफ पे हम D10 फ्लूइड चलाते हैं, उसका अमाउंट टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन उसका जितना भी बनता है उतने टोटल फ्लूइड रेट से हम उसका चला देते हैं फ्लूइड, है ना, D10 का। फिर अचानक से उसने हाइपोग्लिसीमिया थ्रो किया, कंसल्टेंट आएगा, कोई सीनियर आएगा, आपसे बोलेगा यार GR कितने से चल रहा था। तब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको देखना है कि GR कितने से चल रहा था। तो डेक्सट्रोज परसेंट इसमें आपको पता रहेगा। अगर आप DNS यूज़ कर रहे हो तो D5% डेक्सट्रोज है। अगर आप प्लेन D10 यूज़ कर रहे हो तो प्लेन D10 है, प्लेन D25 यूज़ कर रहे हो तो प्लेन D25 है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, रेजिडेंसी का फंडा एंड GR का फंडा, कभी भी डेक्सट्रोज 12.5% से ज़्यादा आपको पेरिफेरल लाइन से नहीं देना है। तो निकूज में जब भी कंसंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज अगर 12.5% से ज़्यादा देना पड़ रहा है तो आपको अम्बिलिकल लाइन पुट करनी है या सेंट्रल लाइन डालनी है। ये याद रखना, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि ऐसा क्यों है 12.5 से ज़्यादा आपको नहीं देना रहता। तो नाउ इस फॉर्मूले में आप जब सब कुछ पुट करोगे तो अब क्या आएगा, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं फॉर्मूला आया कहाँ से। देखो mg/kg/minute, mg का मतलब होता है कितना डेक्सट्रोज जा रहा है, वो यहाँ से देख रहे हो आप। kg का मतलब होता है वेट ऑफ द बेबी, वो आ जाएगा, है ना। एंड मिनट का मतलब होता है 60, एवरी मिनट है 60 सेकेंड्स, मतलब एक, है ना। तो बाय द 6 इन द फॉर्मूला बिकॉज 1 hour है 60 मिनट, द फैक्टर 6 कन्वर्ट्स ml/hour टू mg/kg/minute, है ना। मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होता है, नॉट सेकेंड, सॉरी आई हैव रॉन्गली सेड दैट। तो इसीलिए फॉर्मूला डिराइव हुआ। आपको फॉर्मूला कहाँ से आया वो नहीं देखना, आपको फॉर्मूला याद रखना है। A baby is receiving D10% at 6 ml/hour. Baby's weight is 2 kg. What is the GR the baby is receiving? Easy है, इस फॉर्मूले में डाल दो सब कुछ। D10 यहाँ डालो,
रेट यहाँ पे डाल दो, वेट यहाँ पे डाल दो, ये सब डाल के आपको 5 mg/kg/min आ गया। ईजी है, उससे ज़्यादा ईजी है ये, है ना। तो सेम रेट अगर हायर, अगर आप देखो, अगर आप सेम रेट रख रहे हो और अगर आपने D10% बढ़ा दिया तो GR बढ़ जाएगा। अगर आपने हायर रेट रख दिया है बट ये सेम रखा है तब भी GR बढ़ जाएगा। अगर आपने ये भी सेम रखा है और जो रेट और वेट है, ये और ये सब कुछ सेम रखा है, तो GR कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो सेम ही है बट ये भी सेम है। अगर डिनोमिनेटर आपका सेम या फिर ज़्यादा हो रहा है तो GR कम हो जाएगा। दैट इज़ द फंडा, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे हायर वेट बोला, अगर आप ये बढ़ा रहे हो तो ये कम होने वाला है। सो द बेबी यहाँ पे 5 mg/kg/min से GR जा रहा है। अब कुछ मोर प्रैक्टिकल क्विक एग्जांपल्स फटाफट समझते हैं। सपोज D10 जो है वो आपका डेक्सट्रोज का परसेंटेज जो है वो D10 है, रेट जो है वो 5 है एंड वेट जो है वो 2 है। आपने इस वाले फॉर्मूले में सब कुछ डाला, आपका GR कितना आ गया? 4.2। सेकेंड इज D12.5, रेट इज 4, 2.5 वेट है, यहाँ पे डालो 12.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 6, कैलकुलेट कर लो क्या आता है। 3.3 आएगा, 50 डिवाइड बाई 15, 3.3। इसी तरीके से 25 डालो, यहाँ पे 25 डाल दो, यहाँ रेट में आप इसको 3 डालो, वेट में आप 1.5 डालो, यहाँ पे 8.3% आ गया। तो ऑलवेज कैलकुलेट द GR टू नो द एक्चुअल ग्लूकोज डिलीवरी, नॉट जस्ट द फ्लूइड वॉल्यूम। वो मैंने आपको अभी समझाया ही है। पर्ल्स क्या क्या है? GR tells you the real glucose dose the baby is receiving, always individualized based on clinical condition and glucose monitoring। एम करना है कि 4 to 6 mg/kg/min तक बच्चे को GIR जाए। एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं आपसे कंसल्टेंट्स कि टर्म बेबी में इतना शुगर तो जा ही रहा होना चाहिए क्योंकि ये डेली रिक्वायरमेंट है। और प्री टर्म बच्चों में कम से कम 6 to 8 mg/kg/min के हिसाब से GR जाना चाहिए। जब तभी तो प्री टर्म बच्चों में हम D10 लगाते हैं। टर्म बच्चा है तो आप आइसोपी, आइसोएम, इनमें से कुछ भी लगा लेते हो। अब हमारा आता है पार्ट 3। हमने ऊपर पढ़ा था कि पार्ट 3 में हम क्या देखने वाले हैं कि हमने डेक्सट्रोज बनाना कैसे। ये बड़ा कम्बरसम है भाई। ऊटपटांग से डेक्सट्रोज कंसंट्रेशन आ जाता है, 8 आ जाता है, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब बोलोगे कहाँ से बनाना है? अब ना हमने बेसिक फंडा ही समझना है कि 3 ग्लूकोज डेक्सट्रोज कंसंट्रेशन आपके पास अवेलेबल है, D5, D10, D25। 5 से 10 के बीच में कुछ भी वैल्यू आएगी, आपने D5 और D10 से बनाना है। वो 10 से 25 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी, आपने वो D10 और D25 मिक्स करके बनाना है। इतना तो ईजी है ना। अगर आपका 14 आ गया, आप बोलो 14 डेक्सट्रोज आया है, आप बोलोगे मैम मैं ये D5 से बनाना चाहता हूँ, बना लो भाई D5 से। क्या होगा? जब आप डेक्सट्रोज की कंसेंट्रेशन को कम कर दोगे तो नीचे रेट है ना, रेट बढ़ जाएगा आपका, है ना। ये हमारा फॉर्मूला है ना। एक सेकेंड, ये फॉर्मूला था ना हमारा, ये। तो डेक्सट्रोज की कंसंट्रेशन अगर आप कम करोगे तो यहाँ से रेट बढ़ जाएगा। अब इतना ज़्यादा रेट कैसे दोगे? छोटे बच्चों में रेट की रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, कि अगर आप बोलो मैं भाई 20 रेट से दूंगा फ्लूइड, 20 ml/hour, दिन का कितना जाएगा? 24 इंटू 20 कर लो, कितना ज़्यादा फ्लूइड जाता है? नहीं जाएगा ना, एक यूनिट बच्चे में जो 2 किलो का है। तो इसलिए रेट की रिस्ट्रिक्शन रहने की वजह से हमें डेक्सट्रोज की कंसंट्रेशन यूजुअली ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो फ्रॉम पार्ट 2 वी कैलकुलेटेड द रिक्वायर्ड D%। हमने पहले एक फॉर्मूला लगाया था जिसमें हमारा D 14.4% आया था, और आपका मेरे से एक क्वेश्चन था कि मैम 14.4% हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ना थोड़ा मैथ्स आ जाता है, ज़्यादा मैथ्स भी नहीं लगाना है, थोड़ा क्विक फॉर्मूला याद रखना है। सिंपल सी चीज़ है, देखो मैंने आपको बताया कि D 14.4% किसके बीच में आएगा? D10 के बीच में आएगा और D25 के बीच में आएगा, राइट। तो यहाँ पे आ गया आपका D10, यहाँ पे आ गया D25, ठीक है। आपका टारगेट क्या है? टारगेट इज 14.4। D25 से 14.4 माइनस करो, D10 से भी 14.4 माइनस करो। जब भी आप ये माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? ये आपने माइनस कर दिया, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने डिटेल में ये वाला फॉर्मूला बताया। 25 से 14.54 माइनस किया आपने तो 4.4 आ गया। 10 से अगर आपने 14.4 माइनस किया तो यहाँ पे 10.6 आ गया, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो चीज़ माइनस करके आ रही है, 25 से 14.4 माइनस करके 10.6 आ रहा है, वो आप D25 बनाने में यूज़ नहीं करोगे, वो आप क्रॉस एलिगेशन यानी कि सब्सट्रैक्शन मेथड से आप D10 बनाने में यूज़ करोगे। और D10 से जब आपने 14.4 माइनस किया तो 4.4 पार्ट्स बन रहे हैं, और ये 4.4 पार्ट्स आप D10 बनाने में यूज़ नहीं करोगे, ये आप D25 बनाने में यूज़ करोगे, मतलब क्रॉस क्रॉस हो जाएगा। यहाँ से जो माइनस होकर जो वैल्यू आ रही है वो ये बनाने में जा रही है, जो यहाँ से माइनस होकर वैल्यू आ रही है ये बनाने में जा रही है। तो जब भी आप सिंप्लीफाई करोगे निको में, सिंपली एक शीट पे रखना, भाई मुझे ये वाला डेक्सट्रोज चाहिए, इससे बनेगा, इनको माइनस किया और क्रॉस एलिगेशन कर दी। तो अब ईजी है, जो भी आप सिरिंज में आप बनाओगे उसका रेशियो क्या रहने वाला है? 4.4% आपका
D25 रहेगा एंड 10.6 आपका D10 रहेगा। टोटल पार्ट जब आप इनको सम कर लोगे तो 15 पार्ट्स बनेंगे, पार्ट्स हैं, ठीक है। अब अगर आप 50 ml सिरिंज में बना रहे हो, मोस्टली हम निक्को में 50 ml सिरिंज में बनाएंगे, तो 50 ml में से 4.4% जो होगा वो D25 रहेगा एंड 10.6% जो है वो D10 रहेगा। तो आप ये परसेंटेज को ml में कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे मैथ्स में करते थे, 4.4% डिवाइड बाई टोटल दैट इज 15 इंटू 50, क्योंकि टोटल 50 में बनाना है आपका 14.7 ml आ गया। इसी तरीके से D10 जो बनाना है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर आप यही 100 ml में बना रहे हो तो सिंपली 50 को आपने 100 में कन्वर्ट कर देना है यहाँ पे। तो जब आप ये यूज़ करोगे तो 29.3% D25 यूज़ होगा और 70.7 जो है वो D10 यूज़ होगा। फाइनल वॉल्यूम जो आएगी आपकी 100 ml आ जाएगी जब आप इन दोनों को सम करोगे। ऐसे ही थोड़े से और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज मैं आपको बोलूँ D12 बनाना है, ठीक है। हमारे पास D10 और D25 ही है। हमारा टारगेट 12 है। आपने क्रॉस सब्सट्रैक्शन किया, 25 में से जब 12 गया तो कितना आया, D13 आ गया। 13 आपका D10 बनाने में यूज़ होगा। इसी तरीके से जब आपने 12 में से 10 माइनस किया तो 2 आया, लेकिन 2 क्या बनाने में यूज़ होगा, 25% बनाने में यूज़ होगा। तो रेशियो आ गया 2/13 का। 2 का रेशियो जो है, 2 पार्ट जो है वो 25% बनाने में, 13% जो है वो D10 बनाने में यूज़ होना चाहिए। अब आपने 50 ml में सपोज ये चीज़ बनानी है, अगर जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो अगर आपने 50 ml बनाने की 2/15 इंटू 50 आप कर दोगे, जो भी ml आएगा वो आपने उस सिरिंज में डालना है, उतना D25 डालना है। अब यहाँ पे 100 ml में है तो 100 ml में डालोगे 13.3 ml आपका D25 जाएगा और बाकी बचा हुआ 86.7 जो है वो D10 जाएगा। ईजी है। सेकेंड आ गया एग्जाम्पल, 16% बनाना है सपोज, वही टारगेट आपने, टारगेट इसको रखा, क्रॉस सब्सट्रैक्शन किया, 9 आया, ये आपने D10 बनाने में यूज़ किया, 6 आया, D25 बनाने में यूज़ किया, इतना रेशियो आपने यूज़ कर लिया। या तो आप 6/9 कर दो, अगर ये कम्बरसम लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 2/3 भी कर सकते हो। तो 6 डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट कितना रहेगा, 15 इंटू 100, 100 आ गया आपका। 100 40 ml आ चुका है, तो 40 ml जो है D25 आपका सिरिंज में जाएगा और बाकी 60 ml जो है वो D10 जाएगा। तो आपका 100 ml का फ्लूइड बन जाएगा। आपका GI मतलब डेक्सट्रोज जो है, जो आप डिलीवरी कर रहे हो डेक्सट्रोज की, वो आप 16% ही दे रहे हो और ऐसे दे रहे हो, ठीक है। मतलब आपका बन चुका है ये जो फ्लूइड बना ना आपका 100 ml। 100 ml आपने जो 40 ml मिक्स किया D25 को, 60 ml मिक्स किया D10 को, ये बेसिकली 100 ml जो टोटल फ्लूइड बना है D16% बना है। अब आपको किस रेट से कितने बच्चे के कितने वेट ऑफ द बेबी को देते हो, वो आपको डिजायर्ड GIR दे देगा, ठीक है। ये इजी चीज़ हो गई। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात निको की, कि यार आप इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे डालोगे। अब किसी भी पेशेंट को आप सिंपल ग्लूकोज दे सकते हो। अब मैं आपको बोलूँ, मैं आपको ORS में सिर्फ ग्लूकोज ही दे दूँ तो क्या वो अपना काम करेगा, क्या वो डायरिया को रोकेगा। हमें पता है सबको कि डायरिया कैसे रुकता है, SGLT2 इंटेस्टाइन्स में होते हैं, वहाँ पे आपका ग्लूकोज और सोडियम दोनों साथ में रिएब्जॉर्ब होते हैं। इसी तरीके से मैं बोलूँ आपको, मैं डेली चीनी देती रहूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स दूँ ही ना, तो हाउ वुड योर बॉडी वर्क। सो इवन द प्रीटर्म्स एंड द टर्म यूनिट्स नीड्स इलेक्ट्रोलाइट फॉर देयर वर्किंग। एंड आप प्लेन डेक्सट्रोज या ग्लूकोज नहीं दे सकते हो, आपको यू नीड टू गिव देम इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपने कैसे देने हैं, ठीक है। तो अब हमारा की आइडिया है कि हमें सोडियम निकालना है पूरे दिन का। फंडामेंटल फॉर्मूला हमें दो याद रखने हैं। इस पे आने से पहले ना हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज़ों को। ये फॉर्मूलाज हैं जो आप यूज़ कर सकते हो टोटल अमाउंट ऑफ सोडियम निकालने के लिए, लेकिन पहले हम थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं। देखो, 1 किलो का बच्चा है, उसकी सोडियम रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 3 मिलीक्विलेंट/kg/डे, यानी इस बच्चे की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 3 मिलीक्विलेंट, ठीक है, क्योंकि केजी तो एक ही है ना, 3 × 3 3 मिलीक्विलेंट उसकी डेली रिक्वायरमेंट होगी। अब वेट कितना है, जैसे मैंने यहाँ बताया आपकी 3 मिलीक्विलेंट होगी, कन्वर्ट टू ml। अब 3 मिलीक्विलेंट को आपको ml में कन्वर्ट करना है। स्टॉक स्ट्रेंथ कितनी होती है, 1 ml में 1 ही मिलीक्विलेंट होता है, तो आपको अगर 3 मिलीक्विलेंट/डे देना है तो आपको 3 ml देना है। तो वी नीड 3 ml ऑफ सोडियम प्रिपरेशन पर डे। अब कैलकुलेट करो टोटल डेली फ्लूइड। अब 1 किलो के बच्चे को आप कितना फ्लूइड दोगे, अगर वो 7 डेज क्रॉस कर चुका है तो 150 ml/kg/डे दोगे। तो 1 kg का बच्चा तो आपका 150 ml/डे में जाना चाहिए, यानी 24 आवर्स में जाना चाहिए। अब आपको 150 ml है तो 150 ml यानी 3 सिरिंज, तो हर सिरिंज में आपको 1 ml डालना है ना, क्योंकि 3 ml आपको 150 में डालना है, तो 1 ml आप डालोगे। ऐसे याद रखो, ये रहा 150 ml की टोटल सिरिंज है। इसको आपने 50-50 ml, क्योंकि हमारे पास 150 ml वाली तो कोई सिरिंज होती नहीं है ना, तो आपको जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमारी 150 ml की 150 ml फ्लूइड है। टोटल डेली फ्लूइड 150 ml है। हम 50-50 ml की सिरिंजेस हमारे पास होती हैं। हमने कितना ml देना है, उसको 3 ml सोडियम देना है, ठीक है। 3 ml सोडियम देना है, तो जो स्टॉक प्रिपरेशन होगी, आप 1 ml यहाँ डाल दोगे, 1 ml यहाँ डाल दोगे, 1 ml यहाँ पे डाल दोगे, सिंपल है। तो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट, बस इसी तरीके से हमने देना। सो वी आर प्रिपेयरिंग
फ्लूइड इन 50 ml सिरिंज, और इस तरीके से हमने फ्लूइड बनाना है। अब आता है अमाउंट ऑफ सोडियम टू ऐड इन 1 50 ml सिरिंज, जो मैंने आपको बता दिया कैसे आया है। विल दिस गिव बेबी 3 मिलीक्यूलेंट ऑफ सोडियम पर डे? यस, ईच 50 ml syringe has 1 milliculant. Each 50 ml has 1 milliculant sodium. Baby gets 3 syringes per day. Total sodium given is 1 milliculant. ठीक है, अब quick formula to understand this. Add 1 ml of sodium preparation to each 50 ml syringe. ये तो इसके लिए था. Quick formula क्या है? Amount of electrolyte to add in each bag or syringe is equal to requirement. वो हमने पहले निकाली थी जब हमने निकाला था 3 मिलीकुलेंट इंटू 1 kg वेट, जो हमने रिक्वायरमेंट यहाँ निकाली थी, इंटू वेट जो मैंने आपको बताया 1 kg, इंटू बैग एंड सिरिंज वॉल्यूम। सपोज सिरिंज का वॉल्यूम जो है हमारा 50 ml है ना, एंड स्टॉक स्ट्रेंथ क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, 1 ml में 1 मिली इक्विवेलेंट होता है, एंड टोटल डेली फ्लूइड वॉल्यूम। मतलब या तो आप ऐसे पूरा निकालो कि भाई इतना रिक्वायर्ड है, 1 ml में इतना सोडियम होता है, इतना सोडियम हमें डे का देना है, इतनी सिरिंज हम दे रहे हैं, तो ऐसे ऐसे एक सिरिंज में इतना सोडियम जाएगा। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा है आप इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आपने जीआर का स्क्रीनशॉट लिया था, इस स्क्रीनशॉट में आप सब कुछ भर दो। फॉर एग्जांपल हमें पता है 3 मिलीकुलेंट पर डे देना होता है, 1 किलो का बच्चा है, 50 ml की सिरिंज है जिसमें हम भर रहे हैं, डिवाइडेड बाय स्टॉक स्ट्रेंथ हमें पता है 1:1 है, एंड टोटल डेली फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो 150 है। तो इस तरीके से आप सोडियम की कैलकुलेशन कर सकते हो। इसी तरीके से अदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आपको पता है, जैसे सोडियम 2 to 3 मिलीकुलेंट है, पोटेशियम 1 to 2 मिलीकुलेंट है, और इसकी स्टॉक प्रिपरेशन क्या होती है, 1 ml में 2 मिलीकुलेंट होता है। जैसे सोडियम में हमें पता है ना कि 1 ml में 1 मिलीकुलेंट ही रहता है, इस तरीके से जो केसीएल वाला इंजेक्शन आता है उसमें 1 ml में 2 मिलीकुलेंट होता है। अगर आपको सपोज कैल्शियम डालना है तो हमें इसमें पता है कि 10 ml में 10 मिलीकुलेंट होते हैं, यानी 1 में 1 होगा। इसी तरीके से अगर आपको फॉस्फेट डालना है तो 3 मिलीमोल पर मिलीलीटर होता है, ये इसकी स्टॉक स्ट्रेंथ आ गई, और ये आपको डेली रिक्वायरमेंट 1 to 2 होती है। तो हर एक इलेक्ट्रोलाइट का मैंने यहाँ पे दे रखा है, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, कीप देम विद यू व्हेनेवर you are in your neonatology posting. Always adjust the baby's clinical condition, lab values और ongoing losses also. ऐसा नहीं है कि हाइपोनेट्रीमिया आप उसको डेली सोडियम मेंटेनेंस डाल रहे हो। अगर हाइपोनेट्रीमिया है फिर आपको 3% सोडियम डालना है, उसका डेफिसिट कैलकुलेट करना है और वो अप्रोच करनी है। वो मैं आपको अपने अगले सेशन में बताऊंगी जिसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तब तक अगर आपको वो पढ़ना है तो मेरी पीडीएफ है ऑन माई सुपर प्रोफाइल पेज, जहाँ पे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को मैंने डिटेल में अपने नोट्स में एक्सप्लेन किया है। अभी मैं हर एक नोट्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं, तो यू जस्ट स्टे ट्यून, हम फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब की पर्ल्स जो आपको याद रखने हैं इस पूरे जीआर वाले टॉपिक से, ऑलवेज कैलकुलेट बेस्ड ऑन द 24 आवर रिक्वायरमेंट, वो हमने देख लिया। D5 एंड D10 हैव नो सोडियम, सो ऐड N/2 और N/4 सेलीन इफ द सोडियम इज रिक्वायर्ड, वो हमने देख लिया कैसे देना है। रिकैलकुलेट द फ्लूइड चेंजेस, हाँ ये नहीं कि अगर जैसे यहाँ तो हमने 150 रखा है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि बच्चा 7 डेज से ऊपर है तो अब उसकी डेली रिक्वायरमेंट 150 है। सपोज बेबी डे 1 पे है, तब अगर प्रीटर्म बच्चा तो 80 ml पर kg उसकी रिक्वायरमेंट होगी। डे 2 पे है तो वो बढ़ जाएगी, वो 95 हो जाएगी। तब ये फॉर्मूला भी बड़ा चेंज करना पड़ेगा ना आपको, डेली रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगी, सोडियम भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको डे वाइज चेंज करनी है। चेक द इलेक्ट्रोलाइट्स रेगुलरली एंड एडजस्ट एज नीडेड। एंड कॉमन पिटफॉल्स क्या होते हैं, फॉरगेटिंग टू कन्वर्ट इनटू मिलीकुलेंट पर डे, यूजिंग रॉन्ग स्टॉक स्ट्रेंथ, है ना। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके एनआईसीयूज में कि खुद ही स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर करें, वहाँ पे आप जरूर चेक कर लो कि 1 ml में कितना मिलीकुलेंट है, तो ये सारी गेम चेंज हो जाएगी, ये स्टॉक स्ट्रेंथ जो है चेंज हो जाएगी। सपोज 1 ml में 4 मिलीकुलेंट है तो फिर यहाँ पे 4 यूज करोगे आप इंस्टेड ऑफ 1, है ना। ठीक है, हम अभी 1 में 1 पढ़ रहे हैं ना, तो अगर 4 होगा तो 4 हो जाएगा। एडिशनली टोटल डेली वॉल्यूम इन ईच बैग, आप कभी कभी क्या होता है कि आप सोचो कि इसका 3 मिलीकुलेंट बनता है तो मैं 3 मिलीकुलेंट 50 ml सिरिंज में डाल दूँ, वैसा भी नहीं करना है ना, वो तो पूरे डे का था, हर एक सिरिंज में तो 1 मिलीकुलेंट आया था। तो दैट इज़ हाउ यू कैलकुलेट जीआर, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव सिंप्लीफाइड फॉर यू। ये कुछ आधे घंटे का लेक्चर होगा, फर्स्ट टाइम आपको समझने की ज़रूरत है, उसके बाद यू कैन जस्ट सेव इट। आप क्विकली 2+ पे इसको वॉच करो, 2x में वॉच करो, एंड आफ्टर दैट आपको बस मैंने आपको 3 फॉर्मूले जो बताए हैं, इलेक्ट्रोलाइट वाला, एक जो जीआर कैलकुलेशन वाला है और जो एक डेक्सट्रोज कंसंट्रेशन वाला है, इन तीनों को आपने स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप पे रखना है, एंड नथिंग एल्स यू हैव टू डू। इनको बस आपने ध्यान में रखोगे, और जब भी न्यूरोटोलॉजी की आपकी पोस्टिंग आएगी तब आपने ये फॉर्मूलाज जो हैं इनको यूज़ करना है टू कैलकुलेट एवरीथिंग। दिस इज हाउ आई हैव सिंप्लीफाइड, एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स जो पीडियाट्रिक्स की कैलकुलेशन के हैं वो मैं लेके आने वाली हूँ। नेक्स्ट सेशन आई एम प्लानिंग टू कीप ऑन डोजेज। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स एंड ऐसी ओरल सिरप्स मेडिकेशंस होते हैं जिनका हमें डोजेज में बड़ा कन्फ्यूजन होता है।
क्योंकि मार्केट में कोई प्रिपरेशन आ रही है 125/5, कोई 120/5 आ जा रही है, हमें पता ही नहीं होता। तो नेक्स्ट सेशन आई थिंक डोसेज वुड बी फाइन। एंड इफ यू थिंक देयर इज समथिंग एल्स दैट यू वांट अ टॉपिक ऑन, सो यू कैन जस्ट मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। आई विल सी टू देम एंड अकॉर्डिंगली मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर प्लान करूंगी। थैंक यू वेरी मच।